हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम सो हैप्पी टू मीट यू अगेन। चलो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट? Because it constitutes around 20 to 25% marks weightage. Number one. Number two, very interesting. देखो, इंटरेस्टिंग तो एफएम में सारे ही हैं, बट इन केस लाइक स्टार्टअप फाइनेंस भी इंटरेस्टिंग है, फाइनेंशियल रिस्क भी इंटरेस्टिंग है, फाइनेंशियल पॉलिसी भी इंटरेस्टिंग है, म्यूचुअल फंड भी इंटरेस्टिंग है, सिक्योरिटी एनालिसिस वैल्यूएशन। बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज सम टोटल ऑफ वेरियस टॉपिक्स। इसमें आपका स्टार्टअप भी थोड़ा सा इनडायरेक्टली आ जाएगा, फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल रिस्क, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड, सब कुछ आ जाएगा। 25 नंबर का पेपर आना ही आना है, 20 से 25 नंबर का। पढ़ने में मजा आएगा। चलिए दिल खोल के पढ़ते हैं इस चैप्टर को, ठीक है? क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? बहुत कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पोर्टफोलियो बनाने के। आपको सर पहले पोर्टफोलियो तो बता दो, ऑब्जेक्टिव तो बताते रहेंगे। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो क्या होता है? देखो, there are multiple meanings of portfolio. I mean, in multiple industry, the portfolio gets used in multiple ways. Like चलो डिस्कस कर ही लेते हैं यार, यू ऑल आर एडल्ट्स। अब जो मॉडल्स होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। मॉडल्स क्या बनाते हैं? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल टाइप्स ऑफ पिक्चर्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ पिक्चर्स, फोटोज, वट एवर, कहीं सूट्स। नॉट गेटिंग टू मच इनटू इट। अपने केस में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के केस में, सीए के केस में, पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो? पोर्टफोलियो का मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ एसेट्स पब्लिक सिक्योरिटीज। तो उसने मल्टीपल टाइप ऑफ फोटो क्यों खिंचवाए? अगर एक कहीं ऊपर नीचे नहीं अच्छी लगी डायरेक्टर को या जो भी सेलेक्टर है, कुछ ना कुछ और अच्छा लग जाएगा। अपने केस में क्या है, एक अगर सिक्योरिटी नहीं चली, एक सिक्योरिटी परफॉर्म नहीं की, दूसरी कर जाएगी। तो कहते सर ये तो डाइवर्सिफिकेशन होता है। करेक्ट। तो डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। वेरियस में मतलब ये स्टॉक का पोर्टफोलियो क्या है? अभी तो मैंने और स्पेसिफिक कर दिया। स्टॉक का पोर्टफोलियो, एसेट्स क्लास का पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो। देखो, आप बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या जो भी हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यू आर नॉट अ बीकॉम। व्हेन वी विल टॉक अबाउट पोर्टफोलियो, वी विल टॉक अबाउट अक्रॉस द एसेट क्लास। हैविंग सेड, अगर किसी को बोला नहीं मेरे को तो स्टॉक में बनाना है, अरे भाई तू स्टॉक में पोर्टफोलियो बना ले, नो वरीज। बट व्हाट अबाउट अगर गोल्ड ने, मेरा वीडियो है, गोल्ड हैज गिवन 1.5 टाइम्स रिटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट, उसका क्या? वो तो तुमने मिस कर दिया। एंड इन नियर टर्म, अगर आप यू आर पोर्टफोलियो मैनेजर, अपने एक जो रियल एस्टेट है, इसमें 2 से 3 साल में जो उछाल आया या जो भी इंक्रीज, वो आपने मिस कर दिया। कॉमोडिटीज होती हैं, commodities like copper has given 66% plus return. It's the highest yielding commodity across the asset class. आपने उसको मिस कर दिया। Having said, आप बोलोगे सर पोर्टफोलियो का मतलब, अगर मैं कहीं स्टॉक में करूँगा तो मैं स्टॉक में पोर्टफोलियो की बात करूंगा। ठीक है, आप स्टॉक की कर लो, बट एक दैट्स अ सबसेट ऑफ द पोर्टफोलियो। चलो एक बार अगर अपनी लाइन वाइज देखो, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल थ्योरीज हैं, कैपिटल मार्केट थ्योरी, कैपेम आपने पढ़ा ही हुआ है, मॉडल आर्बिट्राज आपने थोड़ा सा पढ़ा, दोबारा देखेंगे। इस सेशन में नहीं देखेंगे, 1-2 सेशन के बाद देखेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी आपने पढ़ा था, यहाँ पे पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी आ गई। सार्प मॉडल बहुत यूज होगा आपका, डेविएशन वगैरह देखने के लिए। अभी कुछ भी लोग अपनी इंडस्ट्री में जब रिटर्न वगैरह देखते हैं तो सार्प मॉडल का यूज करते हैं। डिवीजन रीबैलेंसिंग होती रहेगी, एसेट एलोकेशन होता रहेगा, फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो। हाँ, अब ये विद इन द पोर्टफोलियो का, मेरा फिक्स्ड इनकम में भी पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब विद इन द फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम क्या होता है? फिक्स्ड इनकम क्या होता है? बहुत बड़ा वर्ड है ये। जब आप मार्केट में जाओगे,
bankers will say that I am a fixed income, I look after fixed income. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक को नहीं देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी को नहीं, स्टॉक को नहीं देख रहे, ये क्या देख रहे हैं, एफडीज, ये क्या देख रहे हैं, बॉन्ड, बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इनकम। बॉन्ड्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, ये होता तो डेट ही है बट नॉट फ्रॉम द बैंक्स बट फ्रॉम इन्वेस्टर्स, और फिर इसके स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं। ये आपके कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जहां पर रेट ऑफ रिटर्न्स आर फिक्स्ड, रेट ऑफ रिटर्न्स प्रोवाइडेड यू कीप टिल मेच्योरिटी, उसको फिक्स्ड इनकम बोलते हैं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, आजकल बड़े ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। और ऑल्टरनेट क्या, देखो 6-7 तो सिंपल ही हैं जो आपको अभी भी पता है, बीइंग ए सीए फाइनल स्टूडेंट। शेयर होता ही है, शेयर के अंदर इंडेक्स हो गया, दैट यू नो नाउ, यू हैव हर्ड मी मल्टीपल टाइम्स, अभी अभी तो हम डेरिवेटिव्स में भी करके आए हैं। रियल एस्टेट हो गया, दैट्स आल्सो वन ऑफ द एसेट क्लास। रियल एस्टेट का टिकट साइज बहुत बड़ा होता है। अब जैसे मैंने कल अपनी भांजी को या भतीजी को, वट एवर यू कैन कॉल इट, हमने उनको सबको 2-3 हज़ार रुपए दे दिए, ठीक है भैया आप ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। अब 2-3 हज़ार रुपये रियल एस्टेट नहीं खरीद सकता, तो रियल एस्टेट एक एवेन्यू है। आपके फिक्स्ड इनकम सारे एवेन्यूज हैं। फिर आपकी कमोडिटीज, अभी हमने डिस्कस किया था, कमोडिटीज, गोल्ड, कॉपर, ये सारी एवेन्यूज हैं। कॉपर मिस हो गया हमारा कहीं पर, एनी हाउ, ये सारी आपकी कॉपर ही था कमोडिटी में, कॉपर, ये सारी एवेन्यूज। आपके गोल्ड के भी ईटीएफ भी आ गए थे अभी, विदाउट बाइंग द गोल्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड फ्यूचर्स, ठीक है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पढ़ेंगे चैप्टर को बाद में, मे बी अगले सेशन में पढ़ लेंगे। बट कुछ एक लोग ऐसे आते हैं लाइक प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट लेके आ गए, प्री आईपीओ, कि भाई अभी ओला का, अब तो आईपीओ आ गया, ओला का आईपीओ आया नहीं, अब उससे पहले इन्वेस्ट कर दो, जोमेटो में इन्वेस्ट कर दो, एक आता है, बेसिकली यही है। सो हाई यील्डिंग जो बॉन्ड्स होते हैं, तो पता होता है प्रोमोटर से सेटिंग कह लो या थोड़ा क्लोजनेस होती है, जो मार्केट में कम ट्रेड हो रहे होते हैं, सो दे आर आल्सो रिस्की एज वेल, ठीक है। समझ में आ गया, खत्म करें देखो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, एज आई हैव टोल्ड यू, सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। बट मैं फिर भी आपको एक बार पढ़ा देता हूँ, सो दैट आपका इस चैप्टर पे ग्रिप बन जाए, ठीक है। Investment in securities such as bond, venture, share, etc. is lucrative as well as exciting for investors. Do investment in the security may be rewarding, it is also fraught with risk, approached with risk. ठीक है, क्यों, क्योंकि लॉस होता है। देखो बच्चों, जो आप नए नए हो, आपने जो स्टॉक मार्केट को फॉलो नहीं करते, जो सिर्फ चुपचाप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते रहते हो, टैक्स पढ़ते रहते हो, दो टेलीकॉम कंपनीज हैं, एक है जियो और एक है आदित्य बिरला की आइडिया, आप बचपन से ऐड देखते आ रहे होंगे। और भी हैं, एयरटेल और वोडाफोन भी हैं, बट अभी हम इन दो की बात करते हैं। आरकॉम की भी बात कर लो, आरकॉम अनिल अंबानी के थे, बहुत सारी थी, आपने देखी थी, वीडियोकॉन के भी आ रहे थे फोन, आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा। फिर एक धोनी ऐड करता था, एयरसेल, एयरटेल जैसे नाम उसने रखा था अपना, एयरसेल। एक कंपनी जियो बढ़ते चली गई, एयरटेल भी बढ़ते चली गई, बाकी सारी कंपनियां, वोडाफोन स्टेबल है थोड़ी, बाकी सारी कंपनियां डूब गई। चलो इसमें से ज्यादा लिस्टेड नहीं थी, आरकॉम लिस्टेड थी, आपकी आइडिया लिस्टेड थी। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना इसे। एक मेरा दोस्त था, ही इज ए सब्सक्राइबर टू माय यूट्यूब चैनल आल्सो। तो 2007 में या 8 में, मतलब आरकॉम का शेयर चढ़ रहा था, बढ़ते जा रहा था, उसने पैसे अपने खूब लगाए, अपनी सारी सैलरियां लगा दी, बाद में शेयर टूटते गया 7-10 रुपए तक तो मैंने भी देखा था, अब तो शायद ट्रेड भी नहीं होता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि शेयर मार्केट में रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। कल ही मेरा एक दोस्त आया था, अब वो कह रहा है कि भैया मैंने तो म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, मल्टीपल एसेट्स मिला के, बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने, सारे सेशन अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज देखो। दैट्स व्हाई दिस पोर्टफोलियो चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इट इज अ सम टोटल ऑफ वेरियस चैप्टर्स। तो रिस्क की वाया अप्रोच करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन दी सिक्योरिटी रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ साइंटिफिक एंड एनालिटिकल स्किल्स। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो
मतलब मेरे दोस्त ने कहता है मैंने सब कुछ किया हुआ है बस डायरेक्ट स्टॉक में नहीं लगाया, क्योंकि उसको कहता है कि मेरे को अकेले अकेले स्टॉक को ट्रेड नहीं करना, ना मुझे समझ में आता है। म्यूचुअल फंड ने डाइवर्सिफाई किया होता तो रिस्क सिंपल रहता है। सो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज रिक्वायर्स साइंटिफिक एंड एनालिटिकल स्किल्स, राइट, एज पर फेमस प्रिंसिपल ऑफ नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। अगर आपको मैं 1 लाख रुपए दूं, जैसे पहले आप लाख रुपए दो फिर सोचते हैं, 1 लाख रुपए दो तो आप सारे के सारे अपने पैसे एक ही स्टॉक में नहीं डालोगे, यू विल डाइवर्सिफाई। ठीक है, ये पुरानी थ्योरी है, पर डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, क्योंकि अगर एक टूटेगा तो सारे टूटेंगे। आपने सारे पैसे एक शेयर में लगा दिए, अगर गलती से वो शेयर डूब गया, देखो ये भी हमने सिक्योरिटी एनालिसिस में भी पढ़ा है, म्यूचुअल फंड में भी पढ़ा है, अब इन्हें भी आप रिस्क भी ले रहे हो। आज ही मेरे को एक शेयर के बारे में पता चला है, नाम मैं उसको बताऊंगा नहीं, उसने 1000% प्लस रिटर्न दिया है 1 साल में, 1 ईयर में। अब मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं खरीदा, बट ऐसे भी बहुत सारे शेयर हैं जिन्होंने जो जीरो हो गए। तो डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, वो हम आगे देखेंगे, हाउ टू क्रिएट अ गुड पोर्टफोलियो। सो so entire investment funds in one security, still never invest well diversified portfolio number of securities which will optimize the overall risk return। देखो यार 1000% नहीं चाहिए भैया, 50% भी नहीं चाहिए, 40 भी नहीं चाहिए, 20 से 30% की रिटर्न है डिसेंट रिटर्न, अदरवाइज तो फ्रॉड लगता है। until and unless there was some आईपीओ में खुलते ही कई बार डबल हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही उस बंदे ने डिस्काउंट पे बेच दिया, he wanted the initial set of investor to benefit। investment in portfolio can reduce risk without diluting the return, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा नहीं है कि आपने डाइवर्सिफाई कर लिया तो आपका रिटर्न कम ही कम होगा, ये कोई नहीं बोल रहा, रिटर्न शायद आपका सेम ही रहे बट आपका रिस्क डाइल्यूट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो। एन इन्वेस्टर who is expert in portfolio analysis may be able to generate trading profit on sustained basis, correct। so guys देखो मैं भी बड़ा हो गया हूँ, आप भी काफी बड़े हो गए हो, बॉटम लाइन ये है कि मार्केट बढ़ती है। मेरे कई सारे वीडियोज है, आप मेरा 30 साल के वीडियो का वो भी देख सकते हो, 30 क्या 40-50 साल का उसमें दिखाया हुआ है, बीच में गिरी भी बट फिर ऊपर चली जाती है। तो और गिरती क्या है, कई बार एक स्टॉक गिरता है, कई बार पूरी मार्केट भी गिर जाती है। 1500 शेयर्स होते हैं जो ट्रैक होते हैं लार्जली, उसमें से कई बार 1400 शेयर गिर जाते हैं। कोविड जैसे एरिया में सारे शेयर गिरे होंगे, बट अगर एक आपने पोर्टफोलियो अच्छा बनाया है, देखो प्रॉफिट तो वो तभी बना सकता है ना अगर फिर वो शॉर्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, से शेयर गिरते हुए भी प्रॉफिट बन जाता है लोगों का। देखो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, एक बंदे का लॉस दूसरे का प्रॉफिट है, कहानी खत्म। सो मार्केट में हर एक बंदे को लॉस हो रहा है, ये नेसेसरी नहीं है। ईच इन्वेस्टमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिटर्न एंड रिस्क। कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे वो फिक्स्ड इनकम है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कुछ भी, उसमें रिटर्न कितना मिलता है, रिस्क कितना मिलता है। इन जनरल possibility of the rate of return from a security or a portfolio deviating from the corresponding expected average return can be measured by the standard deviation। जो मैंने बताया आपको SARP मॉडल वगैरह करके हम इनकी जो जो कितने परसेंट रिटर्न आ सकती है, कितने परसेंट रिस्क, देखो रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी मेजर होती है, ठीक है, दैट आल्सो गेट्स मेजर्ड। और आपकी जो स्टैंडर्ड मार्केट रेट है वजह से सिक्योरिटी के रिटर्न, उन सबको भी हम स्टैंडर्ड एविएशन वेरिएंस से वो कर सकते हैं रिव्यू। ठीक है गाइस, थोड़ा ठीक लग रहा है, देखो इतना इतना बोरिंग नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आई थिंक यू गाइस नो, इसलिए मेरे में भी वो इतना एक्साइटमेंट आ नहीं रहा, क्योंकि बड़ा सिंपल है। यू आर ए सीए फाइनल स्टूडेंट, पीपल विल एक्सपेक्ट यू टू नो दिस, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक बार आपको ये मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, या खुद भी पढ़ लो थोड़ा सा, एक बार मुझे सुन लो, कहानी खत्म, फिर आपको पता चल जाएगा पोर्टफोलियो क्या होता है। फिर उसमें तो सिलेक्शन ही करना है ना, रिस्क रिटर्न में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो तो उसमें तो सिंपल आईक्यू लगना है उसमें। सिंपल का मतलब भाई एक रिटर्न, वो बंदा रिस्क कम चाहता है, वो रिटर्न ज्यादा चाहता है, वो ये हो जाता है, वो तो फिर आपको समझ में ही आ गया अगर आपको चीजें पता चल गई तो, सारे बीटा सीटा दिए होंगे। चलिए, तो मार्केट चलती कैसे है, टाइप ऑफ इन्वेस्टर इवन इंक्लूडिंग मी, यू विल नॉट बिलीव
इस समय मार्केट काफी हाई चल रही है, नो वन इज, जब तक मार्केट 70 पे थी सब लोग बोल रहे थे नीचे गिरेगी गिरेगी, अब ये 83 पे बैठी है, लोग कह रहे हैं आगे जाएगी यार। यू नो, ऑप्टिमिज्म होता है, फिर एक्साइटमेंट आता है, पैसे बन रहे हैं। तो मैंने अभी एक शेयर लिया भारतीय एक जगह 1140 पे, अगले दिन वो 1240 का हो गया। इन सिंगल डे आई गॉट अराउंड 10% रिटर्न। तो एक्साइटमेंट होता है, थ्रिल होता है, फिर यूफेरिया होता है। आपको आपको पढ़ाने से पहले मैंने ये, क्योंकि मॉड्यूल का वर्ड है, मैंने इसका मीनिंग इंग्लिश में चेक किया। एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ यूफीरिया? फोरिया, हमसे तो बोला ही नहीं जा रहा। इसमें एक्सट्रीम सेंस ऑफ हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज्यादा खुश है बंदा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुश है। मतलब सीधी सी बात है, किसी को अगर यार 100% रिटर्न मिल रहा है, शेयर बढ़ते जा रहे हैं, तो खुशी होगा। तो ये सर आप इतना खुश हो गए क्यों, बता रहे हो? मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि उसके बाद उसके बाद एंग्जाइटी होती है, जब नीचे गिरा तो कितना और गिरेगा। फिर डिनायल आता है, नहीं इससे ज्यादा नीचे तो नहीं गिर सकता। फिर फियर आता है, यार और कितना ज्यादा गिरेगा। फिर डिप्रेशन आता है, तब तो काम हो चुका है। मेरे दोस्तों के काम हो चुके हैं कईयों के, टच वुड, बिलीव मी, एज योर टीचर आई एम नॉट सेइंग मेरे को कभी भी डिप्रेशन तक मैं नहीं गया। और उसका ये मतलब हो सकता है कि मैंने कभी इतने पैसे स्टॉक मार्केट में बनाए भी नहीं। तो सर फिर पढ़ा के रहो भाई, पता सब कुछ है। ठीक है, अब क्योंकि अब फ्री पैसे हो चुके हैं थोड़े से, तो थोड़ा लगा देते हैं, यू नो, जो भी 40-50 लाख रुपए। बट ना कभी एक्सट्रीम गए, ना कभी एक्सट्रीम लॉस हुआ। छोटा खेलते हैं हम, खुश रहते हैं, तभी चेहरे पे स्माइल है। पैनिक कभी नहीं हुआ। ठीक है, पैनिक कभी भी नहीं हुआ। कैपिटुलेशन, भाई साहब, डिपोडेंसी मतलब खत्म, कहानी खत्म, डिप्रेशन। सो उसके बाद क्या आता है, फिर ये चीजें दोबारा रिवाइव होने लग जाती हैं। आप बोलोगे सर ये सब होता क्यों है, ये सब होता क्यों है, वाई डज दिस, वाई इज दिस ए रिवाइविंग साइकिल? भाई होता है इसलिए क्योंकि डिमांड सप्लाई का गेम है। देखो, कंपनी में आप डालते हो, शेयर मार्केट इज नॉट अ फ्रॉड, बट एक्सेसिव ट्रेडिंग, या तो आपने यहाँ पे छोड़ दिया होता तो लेके, आप ये सब फील ही नहीं करते। ये 3 साल का पीरियड था, अब आप ये दोबारा यहाँ पे जाएगा चौथे साल में, या कोई भी पीरियड था, आप यहाँ पे बेचते। अब 4 साल का अपना रिटर्न देखोगे, आपको 16-17% रिटर्न मिल जाए, मतलब एफडी से ऊपर मिल जाए। बट अगर आप हर, जैसे मैंने अभी अपना एग्जाम्पल दिया, एक दिन में 10% रिटर्न कहाँ मिलती है भाई? बैंक में अगर मैं अपना पैसा पूरा 1 लाख रुपया 3 साल के लिए डालूं, तब जाके 10% रिटर्न मिलेगी, क्योंकि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 3% होता है, 9% ही हुई। एक दिन में 10% कोई दे सकता है तो वो स्टॉक मार्केट ही है। अब आप बोलो कि भैया वो तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट तो फिर वो नीचे भी आ जाएगा, मैं आई एम नॉट सो हैप्पी। इनफैक्ट वो 1250 जाके फिर 1230 भी आ गया था, एक्चुअली 1260 जाके। ठीक है, 1250, मैं हेक्साकॉम की बात कर रहा हूँ, भारतीय हेक्साकॉम। या कोई भी शेयर ले लो, बहुत सारे शेयर होते हैं। मतलब आई एम होल्डिंग एसबीआई, वो 870 जाके दोबारा 820 पे आ गया, मैंने 742, मैंने पहले भी थे 400 वगैरह के पड़े हुए। सो गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, देखो सबसे पहली बात तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर घुसना पड़ेगा। थोड़ा सा देखो, अगर आप गूगल कर लो, पैसे मत लगाओ, गूगल कर लो स्टॉक क्या होता है, अपने ऑडिट कर देखो। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ अभी, जिन्होंने अनलिस्टेड कंपनी के ऑडिट किए हैं, जिनको पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में मूवमेंट होती है, जो इनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, चुपचाप वो स्टॉक ऑडिट करके घर वापस आ जाते हैं, कंक्रीट ऑडिट करके घर वापस आ जाते हैं, परचेज सेल्स की एंट्री डाल के घर वापस आ जाते हैं, सीएनबीसी देखते नहीं है, 18 टाइम उनको कुछ, मतलब दे हैव नो इंटरेस्ट इन द मार्केट के लिए है। बाकियों को तो समझ में आ ही गया है। ठीक है, मार्केट इमोशन साइकिल ग्राफ, हाउ वी फील द मार्केट सिचुएशन, और ये चलता है, यही चलता है, क्योंकि चलना ही ऐसे, देखो लॉन्ग टर्म में तो बढ़ेगी, बट वो ऐसे ही बढ़ती है। तो ये इतने पीरियड का कहानी है। लोगों को लगता है मार्केट में आज पैसे दे दिए कल डबल हो जाए, परसों डबल हो जाए, वो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वाई डू आई नो ऑल दिस थिंग, मेरे पास 40 साल का रिकॉर्ड है, मेरे पास 30 साल का रिकॉर्ड है। हाँ, देर विल बी वन ऑड ईयर जहां पे आपको 40 से 50% का रिटर्न मिल जाएगा इन मार्केट, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे। देर कुड बी वन मोर ईयर यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो पे आपको 100% भी रिटर्न मिल जाए। सर वो कैसे होगा? क्योंकि जो मिड कैप शेयर्स हैं, वो जब जब पूरी मार्केट 40-50% देती है, मिड कैप कई बार 100% दे देते हैं।
छोटे शेयर होते हैं, चल जाते हैं वो। वैल्यू उनके N9, देखो जब आप छोटे होते हो तो आपका दिमाग थोड़ा तेज बढ़ता है, ठीक है। कई बार बड़े शेयर भी दे देते हैं, आई एम नॉट सेइंग इट, मैं अपने, आई शैल नॉट नेम, बट देयर आर सो मेनी लार्ज कैप शेयर, लार्ज कैप जिसकी मार्केट कैप 9 लाख करोड़ प्लस है, वो भी कई बार डबल हो जाती है। आपका MCX का स्टॉक मैंने सुना है कि 3 गुना हो गया, तो मिड कैप में आता है वैसे, ठीक है। सर ये तो जनरल नॉलेज हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो आप बनाओगे कैसे? पोर्टफोलियो का मतलब समझ आ गया, एक शेयर कैन नॉट बी कॉल्ड ए पोर्टफोलियो, यू कैन कॉल इट बट दैट्स अ रॉन्ग डेफिनेशन। सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का सिलेक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ सिक्योरिटी एनालिसिस में, बट अभी नीचे आएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ फीजिबल पोर्टफोलियो, आप ये बोलोगे भैया मैं कुछ ऐसी चीज खरीदूंगा, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप रियल एस्टेट, अगर आपका साइज ही 50 लाख का है या 20 लाख का आपका पोर्टफोलियो, तो उसमें रियल एस्टेट नहीं आ सकता, ठीक है। जहाँ पे ज्यादातर वैसे स्टॉक की बात हो रही है। वेट प्रोपोर्शन, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास 100 रुपए हैं या फिर सपोज 1 लाख रुपए हैं, तो कितने परसेंट किस स्टॉक में डालोगे? आपने सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज किया है, एस वर्ड है, मतलब मल्टीपल सिक्योरिटीज, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि बन सकता है या नहीं बन सकता, आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही, अरे भाई कुछ एक शेयर ऐसे होंगे जो जो शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए है, खरीद लो। देर आर शेयर जो 1 लाख के, आपको टोटल 1 लाख लगाने हैं, नहीं फीजिबल नहीं है वो। तो आपको फीजिबल पोर्टफोलियो बनाना है, फीजिबल ऑफ सिलेक्टेड सिक्योरिटी। फिर उसके बीच में आपको वेट देना है, और वेट कैसे देना है आपकी मर्जी है, बट आई विल सुजेस्ट कि आपके एटलीस्ट 20% से ज्यादा एक स्टॉक में ना लगे हो कहीं पर भी, ये कहीं पे लिखा नहीं है 20%। द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टू अचीव एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट commensurate with the risk appetite of investment। देखो रिस्क एपेटाइट होता है guys, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज बिलीव मी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आप सारे बच्चे हो, आपको नहीं समझ में आएगा, बट क्या आपको समझ में भी आ जाए। बिल्कुल आपकी उम्र से निकला वो 23-24 साल पे, 2007-8 में जब मेरी सी हुई, वट एवर 22-23, 22.5 था ना, तो मुझे याद है पूरी डिटेल, 22.5 साल का था मैं। 23 साल पे बच्चों के पास अपना खुद का सेल्फ नहीं होता पैसा, अब पैसा कमाओगे अपने ऊपर खर्च करोगे। मान लो आपने 6 महीने की सेविंग से 10 लाख रुपए बचा लिए, अब 10 के 10 लाख स्टॉक मार्केट में डालने के लिए आपको कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने 2007-8 में डाले थे, उस समय क्रैश आया था मैंने आपको स्टोरी सुनाई हुई है, मेरा 1 लाख रुपए डूब गया था, डूबा था मतलब मैं इन्वेस्टेड रहा तो मैंने रिकवर कर लिया, 30-40 हजार का लॉस हुआ से। इसलिए बंदे वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं, तो आपको समझ में क्या नहीं आएगा कि अब अगर मेरा 1 लाख डूब जाएगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार, आई हार्डली केयर, बिकॉज एक तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है कि वो डूबा नहीं है, इट्स अ नॉशनल लॉस, अगर मैं संभाल के रखूंगा तो शायद वो बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारे शेयर है, NTPC का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। पहले इस शेयर को 4 साल 100 से लेकर 150 के बीच में देखा है, एक बहुत अच्छी कंपनी है अपनी ITC, बहुत अच्छा पैकेज देती है कैंपस में। इस शेयर को लोगों ने 5 साल 200 से लेकर 250 के बीच में देखा है, अभी 500 के आसपास जा रहा है। तो यू नो अगर वो, द बॉटम लाइन इज कि रिस्क पीरियड, रिस्क ड्यूरेशन, रिस्क एपेटाइट, ये सारे वर्ड है। वर्ड का मतलब इन सबको भी आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे किसी को आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हो, भाई उसकी, आप बड़े लोगों को भी एडवाइस दोगे, उसकी बेटी की शादी हो सकती है 4-5 साल में, इज एन एल्डरली पर्सन, सो हर डॉटर कैन गेट मैरिड, डॉटर या कह लो या उसकी पढ़ाई कह लो, नॉट लिंकिंग की मैरिज में खर्चा होता है, बट होता है यार, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आपको कुछ भी नहीं करोगे फिर भी कुछ तो खर्चा होगा ही उसमें, तो आप उसके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको तो आप लॉन्ग टर्म में लगवाओगे, बट अदरवाइज नॉर्मली तो हिज रिक्वायरमेंट्स आर फंड्स इन नेक्स्ट 3 इयर्स, तो आपको उसी हिसाब से उसको फंड बताने पड़ेंगे। देर आर यूनिट लिंक स्कीम्स जिसमें जिसका जो लॉक इन 10-10 साल का भी है, तो आप उसको नहीं बताओगे। FD जो होती है 10 साल के लॉक इन की, नहीं बताओगे आपसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। I gave you an example of idea, I gave you an example of Arcom, I can give you an example of various companies which you might not know, तो वो कंपनियां डूब जाती हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, अब अगर आपने कोई ऐसा पोर्टफोलियो लगाया है जहाँ पर आपको डिविडेंड चाहिए या आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ इनकम इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसेप्ट। कैपिटल ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, आप कोई भी कुछ भी ले लो, कैपिटल ग्रोथ से ही पैसा आता है, FD को छोड़ के।
फिक्स्ड इनकम को छोड़ के, एक्सेप्ट फिक्स्ड इनकम। अब फिक्स्ड इनकम में तो भैया आपकी कैपिटल सेम रहेगी, इनकम ही ज़्यादा आता है, बट इसमें भी ट्रेडिंग हो जाती है, नॉट इन एफडी, बट अदर जो बॉन्ड्स होते हैं। बट वो आपका वहाँ पे आपका पर्पस ये था, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। सर बच्चों मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ पोर्टफोलियो क्या होते हैं। क्योंकि जब तक आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा आप बना नहीं पाओगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड इनकम है, मेरा इनकम हो सकता है, देखो मैं आई एम नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मुझे रेगुलर पेंशन चाहिए। एक तो तरीका कि मेरा रेंटल फिक्स हो जाए, प्रॉपर्टी लेके खरीदो उसमें से रेंटल आते रहे। दूसरा तरीका क्या कि आपने कुछ ऐसे एसेट क्लास में लगा लिया जो रेगुलर इनकम देते हैं, फॉर एग्जांपल एफडी, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल फ्यू शेयर्स जिनकी पॉलिसी ही है डिविडेंड देना। ठीक है, मार्केटेबिलिटी, वो जो एसेट है आपको वही लिक्विडिटी से अगला अगला पॉइंट है, वो बिकना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपने एसेट खरीद के ले लिया, बैठे वो बिक ही नहीं रहा, जो रियल एस्टेट में हो जाता है कई बार। मतलब मार्केटेबल तो है बट टाइम ले लेता है। लिक्विडिटी ये और ज्यादा, नियरनेस ऑफ मनी, नियरनेस मनी पास ही होनी चाहिए। भाई स्टॉक है, फटाक से बेच दो, गोल्ड है, फटाक से बेच दो। रियल एस्टेट आप नहीं बेच सकते। एफडी मुझे नहीं पता आप बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो, पड़ी रहेगी, तुड़वा सकते हो, ब्रेक करवा सकते हो, अगर अनब्रेकेबल है फिर तो नहीं कर सकते। तो इज नॉट अ राइट एग्जांपल बट मे बी। डाइवर्सिफिकेशन, देखो ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव। पोर्टफोलियो का वर्ड ही आया है क्योंकि यू हैव फ्यू एसेट क्लास। तो अगर आपका द बेसिक, देखो इसने वर्ड भी यूज कर लिया, बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो टू रिड्यूस रिस्क ऑफ लॉसेज ऑफ कैपिटल and various type of securities over a wide range of investors. Why investing? Diversification is one of the main objectives. Favorable tech, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे भाई सीधी सी बात है, आपकी जो रिटर्न है दैट इज आफ्टर टैक्स देखनी जाएगी। कुछ ही आजकल नई चीजें चल पड़ी हैं यार, आपकी मतलब एमटीएम पे भी टैक्स लग जाता है, तो वो आप अभी टैक्स भी पढ़ोगे। तो आप कोई भी ऐसा यू हैव टू सी किस तरह के एसेट क्लास में किस तरीके का टैक्स है, शॉर्ट टर्म में क्या टैक्स है, लॉन्ग टर्म में क्या टैक्स है, कौन सा कहाँ रखना चाहिए। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, टैक्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल while finalizing your long term security decision. Features of portfolio management. Portfolio management ये process and broadly it involves following 5 steps का मतलब सिक्योरिटी एनालिसिस। पहले सिक्योरिटी को एनालाइज तो करोगे, देखोगे तो चीज ठीक है नहीं। सिक्योरिटी के बाद आप सारे पोर्टफोलियो को एनालाइज करोगे, मतलब मल्टीपल सिक्योरिटीज। उसके बाद आप पोर्टफोलियो को सेलेक्ट कर दोगे, फाइनल हो गया। बट जो फाइनल हो गया उसको भी आप बीच बीच में रिवाइज करते रहोगे, और फिर उसको भी आप इवेल्युएट करते रहोगे कि ठीक है, मतलब रिवाइज के बाद भी एक ओवरऑल बेसिस पे आप उसको इवेल्युएट करते रहोगे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। देखो गड़बड़ हो गई, बिलीव मी गड़बड़ हो गई। मैंने आपको म्यूचुअल फंड के चैप्टर में पढ़ाया था, ये एक प्रोफेशनल काम है, ये भी अभी नीचे आ जाएगा। ये प्रोफेशनल काम है, ये बच्चों का काम, बच्चों का मतलब ये टाइम पास काम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते, अपने पर्सनल के लिए कर सकते हो, बट इसमें फिर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने भी गलतियां की हैं, बिना स्टॉक के फीचर्स को देखे हुए स्टॉक खरीद लेना, तो बहुत हाई पी के स्टॉक खरीद लेना, बहुत जिसका पीवी रिलेटिव ना दिख रहा हो उसको भी खरीद लेना, जस्ट बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस पे चले गए। इन्वेस्टमेंट्स आर न्यूमरस इन नंबर इन रिसेंट टाइम, बहुत तरीके के बॉन्ड आ गए, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, गोल्ड रिपोजिटरी, फ्लोटिंग। Among this vast group of securities, investor had to choose those ones which he considered worthwhile. This requires detailed analysis of all securities available for making investment. सबसे सिंपल स्ट्रेटजी क्या है? इतनी सिंपल है कि जैसे मुझे समझ में आ जाती तो मैं आपको पढ़ाता क्यों। Buy under price securities and sell over price securities. Buy under price and sell overpriced. But the basic problem is how to identify underprice and overpriced security, and what security and that is what the security analysis is all about. So इसमें 2 अप्रोचेज आती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। ये हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं सिक्योरिटी एनालिसिस टॉपिक में, ठीक है, तो इसको हम दोबारा डिटेल में अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बट जस्ट टू टेल यू, फंडामेंटल मीन्स बैलेंस शीट, कंपनी के फीचर्स देखो, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। टेक्निकल मीन्स ट्रेंड,
भाई अभी शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, 200 दिन का मूविंग एवरेज क्या है, 30 दिन का क्या था, 50 दिन का क्या था, 100 दिन का था। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, गिर रहा है तो गिरेगा। यू नो एक वो जो चार्ट बनता है वो यहाँ पे ऐसे ही देख लेते हैं वो, उनके अपने टेक्निकल एनालिसिस, आप उनके क्या मतलब, आपके भी कैंडलस्टिक वगैरह भी हमने भी डिस्कस कर लिया। सो आपको फंडामेंटल देखो, आपको कि मैं कैसे बताऊँ आई एम नॉट गेटिंग करेज टू टेल इट। इस समय ज्यादातर आपको पूरी मार्केट का ही बता देंगे लोग, जो अच्छे अच्छे या एक्सपीरियंस मैनेजर्स हैं, पोर्टफोलियो एक्सपर्ट्स हैं, वो बता देंगे कि ओवरऑल मार्केट ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। हैविंग सेड, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो ये हो सकता है कि अभी अगर ओवर प्राइस्ड है तो थोड़ा थोड़े टाइम के लिए स्टेबल हो जाए, फिर आगे जाए। अब जैसे कि राइट नाउ वी आर इन अगस्त सितंबर 2024, आई एम सिटिंग आउट ऑफ गुड़गांव। गुड़गांव का रियल एस्टेट प्राइस इस समय, अब आई डोंट नो व्हाट इट इज, ओवर प्राइस कह सकते हो, तो बट अब ओवर प्राइस वो नीचे नहीं आएगा, वो 3 साल तक पड़ा रहेगा यहाँ पर, फिर जाके आगे जाएगा। या फिर बेच दो, 3 साल के बाद खरीद लेना, ठीक है। दिस इज जस्ट अ गैस, गैस का मतलब माई एस्टिमेशन, 3 तो नहीं बोलूंगा, 2 साल बोल देते हैं, क्योंकि प्राइसेस इतने दे हैव गॉन क्रेजी यार, दे हैव इंक्रीज लाइक एनीथिंग ड्यूरिंग लास्ट 2 years। एंड आई बॉट वन हाउस इन दिसंबर 2003, वो भी डबल हो रहा है, 100% रिटर्न दे रहा है यार, मतलब 90% रिटर्न, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता है। बट देखो, ये सब कहने के लिए अच्छा लग रहा है, बट आप फिर भी समझ लो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब आपने कैश फ्लो को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अरे भाई, इस समय सारे ही स्टॉक हाई प्राइस पे चल रहे हैं, मार्केट अपने आप में ही ओवर प्राइस लग रही है मुझे तो, बट वो गिरेगी नहीं। अब मैं मतलब, ये मेरा ऑप्टिमिज्म है। आपने अपना चार्ट देखा था ना, याद है आपको, ये रहा चार्ट। तो ये मेरा, अभी मैं एक्साइटमेंट बोल सकता हूँ, अभी मैं इतना तो मैं बोलूंगा नहीं, यूफेरिया या फिर डिनायल कह लो, बट मार्केट अभी गिरी नहीं है तो मैं यहाँ तो हूँ नहीं। मेरे ख्याल से मैं भी एक्साइटमेंट या थ्रिल स्टेज पे हूँ, अभी नहीं गिरेगी। अब हर 15 दिन पे लाख रुपए लगाओ, जितनी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं, ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा स्टॉक खरीद रहे हो। सिक्योरिटी एनालिसिस हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आइडेंटिफाई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज whose share worth to be included in the investor portfolio. Second approach is technical, जो आपको पता ही है। In order to construct a well diversified portfolio, select securities across diverse industries। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आप इंडस्ट्रीज होती हैं, देखो एक साथ इंडस्ट्री से क्या फायदा है। आप गवर्नमेंट के कोई रूल आए, या कोई कंपटीशन आया, या कोई करेक्शन आया, करेक्शन और वो सब एक ही चीज आती है, तो वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आएंगे। बोलोगे इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री बहुत तरीके की होती है। सेट ऑफ कंपनीज और जो जिस लाइन में बिजनेस कर रही होती है। शुगर एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है। आपकी पावर जनरेशन एक इंडस्ट्री है। अभी ईवी एकदम से आ गया, नई ईवी आ गई, पावर कोल कोल सारे, तो तो पावर सेक्टर की कुछ जो पुरानी थर्मल बेस्ड होंगी कंपनियां, उनको इशू होगा। शुगर को कोई इशू नहीं होगा। शुगर में बम्पर प्रोडक्शन हो गई, बम्पर। गैस मैं शुगर इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, हर तीसरे साल बम्पर प्रोडक्शन होती है। तो जो भी कह लो, बम्पर प्रोडक्शन होती है, एग्रीकल्चर का ये नेचर है। या फिर ज्यादा कल्टीवेशन हुआ, जितना इन्होंने किया, उस साल फिर प्राइस कम होते हैं चीनी के। अब जब चीनी के प्राइस कम हुए, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो स्टॉक प्राइस भी ट्रेस्ट में आता है। सो इंडस्ट्री, शुगर एक हो गई, पावर एक हो गई, टेली कम्युनिकेशन, केमिकल। अब वो बोलो केमिकल तो सर अलग अलग बीमारियां होती है, बट ठीक है, हॉस्पिटल तो एक ही है। फिर आपका आ गया इंफ्रा, वेरी गुड। आप रोड बन रही है, रेलवे बन रही है, पावर, डिफेंस, आजकल कंपनियां डिफेंस में, एरोस्पेस, एयरलाइन इंडस्ट्री, तो ये अलग अलग इंडस्ट्रियां होती हैं। एक साथ सातों इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कुछ कुछ केसेज में ऐसा हो, आईटी, आईटी इंडस्ट्री हो गई, तो देर आर मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो एक साथ सातों को फर्क पड़ना मुश्किल है। तो सपोज आपको हर इंडस्ट्री से 10% का प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने पिछले चैप्टर में भी समझाया था ये डेरिवेटिव में। तो अगर 5 इंडस्ट्री है, आपको 50% प्रॉफिट मिल रहा था, आपकी एक इंडस्ट्री डूब गई, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला।
फिर 5 में आपको कितना मिला, 40%, डिवाइडेड बाय 5, आपको 8% मिल गया रिटर्न। अगर आपने सिर्फ इसी में डाला होता तो आपका सीधे 10% होता, 2% ज्यादा, और या फिर 0% होता। इसलिए डाइवर्सिफाई करके आपका 2% रिटर्न कम हुआ शायद, बट आपका रिस्क भी बहुत कम हो गया। रिस्क तो बहुत ही कम हो गया, जो जीरो मतलब 80% कम हो गया रिस्क आपका, क्योंकि आपने 80, आपका उस क्लास में 20% ही था। ठीक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस सेम है, आप कंबाइन यू नो बेस्ड ऑन द रिस्क रिटर्न, आप उसको पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, पेयर वाइज कोरिलेशन उसका चेक करते रहोगे। फिर पोर्टफोलियो का सिलेक्शन, अगर जो भी आपके एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाओगे फ्रॉम द फीजिबल, जो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए होगा। देन टू जीरो जीरो इन का मतलब होता है फाइनल करना। यार पोर्टफोलियो थोड़ी ना बनाते रहोगे, फाइनली शेयर भी खरीदोगे ऑन द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो शूटिंग द रिस्क। देखो, ये देखने में थ्योरेटिकली आपको लग रहा है, बट प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है। आपके जो फंड मैनेजर होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, आप अकेले नहीं कर पाओगे। फ्यू ऑफ यू माइट डू इट योर ओन। आप, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं कई बार रिस्क की शेयर भी लेता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ यू आर फॉलोइंग मी, इफ यू आर रीडिंग माय वीडियोस, मैंने इंडिगो 1800 पे नहीं खरीदा था, या खरीदा था या कुछ शेयर कम खरीदे थे। फिर मैंने उसको जाके 4200 करोड़ पे खरीदा, 4200 रुपीज पे खरीदा, मे बी लास्ट मंथ ड्यूरिंग August 24। अभी सितंबर आए नहीं, ये 4800 हो गया है। आई गॉट अराउंड 10% रिटर्न हेयर ऑल्सो, और इवन आई विल से 15%, 600 बढ़ गया। सो बॉटम लाइन इज कि आपको शूटिंग योर रिस्क प्रोफाइल। अब इंडिगो मतलब बड़ा डिफिकल्ट है यार ये समझाना आपको। थेटिकली बंदा कोई भी बता दे, प्रैक्टिकली जब आप मार्केट में हो, मैं वही बताता हूँ, मार्केट आर ग्रोइंग, फिर कोई रिस्क ही नहीं होता यार। जब मार्केट ग्रो कर रही है तो फिर क्या रिस्क है, फिर किस चीज का रिस्क है? नो रिस्क। ये तो मैं इमोशनल हो गया अभी। फिर आपको फंडामेंटली देखना पड़ेगा। ये तो टेक्निकल चल रहा है अभी इस समय फिर फंडामेंटल देखना पड़ेगा भाई। जो कंपनी डब्बा है ना, वो लॉन्ग रन में डब्बा ही निकलेगी। मतलब उसमें कुछ नहीं है, खाली है, ना प्रॉफिट है ना नहीं। लॉन्ग रन में मैं गलत बोल रहा हूँ। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू कंपनीज। अब जैसे जियो फाइनेंशियल है, अभी मुकेश अंबानी जी ने उसमें दोबारा अपनी एजीएम में, जिनकी एजीएम थी अभी 30-31 अगस्त को, उन्होंने फिर काफी सारे वो निकाले, प्लान या जो भी है, या उसके बारे में था। अभी तो डब्बा है, पर आगे जाके ये डब्बा भर जाएगा। बट कुछ ही कंपनियां डब्बा होती हैं, वो डब्बा ही रह जाती हैं। डब्बा का मतलब बस वो शेयर आ गया मार्केट में, बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, खोल के देखोगे खाली निकलेगी। ठीक है, पोर्टफोलियो को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ शेयर आएंगे, कुछ शेयर जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ। कई बार बहुत अच्छा शेयर होता है, बहुत अच्छा शेयर होता है, जैसे कि ये था अपना, इंडिया से मैं बाहर चला गया। आपका जो कार बनाता है इलॉन मस्क, नीचे तो कार बनाता है वो, चलो जब याद आएगा तो बताएंगे। तो अब वो पिछले 2 क्वार्टर से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो आपको वो शेयर से एग्जिट करके सही टाइम पे निकलना पड़ेगा। कुछ एक शेयर ऐसे होते हैं, जैसे इंडिगो का एग्जाम्पल, आई डोंट नो कि इतना कैसे बढ़ते जा रहा है। तो आपको कई बार राइट टाइम पे प्रॉफिट भी बुक करना पड़ता है। ये जो भी चार्ट दिखाते हैं, हम बार बार दिखाते हैं, कहीं ना कहीं पे तो आप एग्जिट करोगे। आपको, अगर आपको यहाँ पे एग्जिट मिल जाए तो इससे बड़ा खुशी की और क्या बात हो सकती है। बट यहाँ तो आप फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हो, आप सेल ही नहीं कर रहे। तो जो अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस लेवल से भी बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितना मूवमेंट मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, पता नहीं। ठीक है गाइस, तो ये था अपना पोर्टफोलियो। आई नो कि मैंने थोड़ा धीरे धीरे डिटेल में मतलब पता नहीं क्या पढ़ा दिया मैंने आपको। बट बॉटम लाइन है कि आपको पोर्टफोलियो का मतलब समझ में आ गया। पहले 10 मिनट का लेक्चर था अपना, दैट वाज एन इम्पोर्टेंट लेक्चर। उसके बाद तो फिर हमने कहानी खींची है इसे, सो दैट कि आप एक बार पढ़ लो, वरना तो आप पढ़ते ही नहीं, आपको लगता है कि आपको सब आता है। तो पोर्टफोलियो का मतलब मल्टीपल एसेट क्लास ऑफ सिक्योरिटी। मैं भी थक गया हूँ यार, ऑफिस से आया हूँ। हाँ, चलो पढ़ना पड़ेगा, आपके साथ पढ़ना पड़ेगा। मल्टीपल क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, फिर उसका रिस्क देखना है, रिटर्न देखनी है। आप बैलेंस होना चाहिए उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से। वो हमने मिस कर दिया, बट ऑब्जेक्टिव में था वो सारी चीज़ें। और क्विकली दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ आपको। ये रहा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में नहीं था, थ्योरीज में आ गया। चलो एक बार थ्योरीज भी फटाफट क्विकली कवर कर लेते हैं।
सो पोर्टफोलियो बनाने के लिए ना आपकी थ्योरी होनी चाहिए। थ्योरी क्या होनी चाहिए कि पहले आप इन्वेस्टर की स्टडी करो, ये इन्वेस्टर क्या चाहता है, आप इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो। विद द इन्वेस्टर पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन, सिलेक्शन। तो इन्वेस्टर की एज क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अदर एसेट क्या है, उसकी नीड क्या है पोर्टफोलियो की, फिर उसकी इनकम नीड क्या है, कैपिटल मेंटेनेंस, लिक्विडिटी नीड क्या है। उसको आप एक बंदे को पता नहीं आगे जॉब परमानेंट है या नहीं, आपने उसको हर महीने 1 लाख रुपए का सिप लगवा दिया, दैट्स नॉट अ राइट ऑफ यू नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एटीट्यूड क्या है उसका रिस्क की तरफ। अब कोई इन्वेस्टर है लाइक जैसे मेरे तरह, भैया मेरा पैसा सेव रहना चाहिए, आई वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें लॉस नहीं हो सकता, ठीक ठीक है। ये क्या होता है, नहीं नहीं लगाते हैं, बैटिंग बैटिंग करते हैं, देखी जाएगी, फ्यूचर ऑप्शन में खेलते हैं। टैक्सेशन, कुछ लोग सिर्फ टैक्सेशन परस्पेक्टिव से करते हैं, और ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसे सीट में लगा दिया, बाद में जब वापस आए तो पैसा तो सारा है बट टैक्स ज़्यादा लग गया। फिर पोर्टफोलियो के मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टर्स वेल्थ, विच इज सब्जेक्ट टू रिस्क, द हायर द लेवल ऑफ रिस्क ऑन मोर एक्सपेक्टेड रिटर्न, आइडियली कहते हैं क्योंकि अब जो स्टेबल चीजें वो स्टेबल रहेंगी। बैलेंसिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हाई डिविडेंड पे आउट कंपनीज, इनकम एंड ग्रोथ पोर्टफोलियो, इनकम टैक्स पेबल को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं बहुत ज्यादा ना लग रही हो, आपने कोई ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी तो 50 लाख की थी, उसमें 50 लाख की ट्रांजेक्शन कॉस्ट आगे, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा यार तो फायदा हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है क्योंकि वहाँ का मार्केट रेट क्या था एंड ऑल दैट स्टफ, मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न एंड रिस्क, तो स्टेबल कर देता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स मल्टीपल। एक बार देख लो बच्चों, मेथड ऑफ सिलेक्टिंग साउंड इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेटिंग द ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपेयरिंग दैट वैल्यू, ट्रू इंस्टेंट मतलब ट्रू वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, बट अगर आपको एग्जांपल में दिया हो भाई ये वाला शेयर इतने इतने प्रॉफिट कमाएगा तो निकाल दो यार, डिस्काउंटिंग ही तो लगाना है। एक्सपर्ट की एडवाइस ले लो आप, अगर आप अपना पोर्टफोलियो खुद बना रहे हो तो कई बार मेरे जैसे एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हो आप। इनसाइड इन्फॉर्मेशन कभी काम नहीं आती बट आ भी जाती है, और जैसे कि मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सीईओ चेयरमैन को सुना, तब ही हैड अ वेरी वेरी हाई सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर हिज कंपनी, मोबाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ा है, ये है वो है फलाना धमका, मतलब 7,000 से मैं शेयर देख रहा था, तो वो तो मुझसे भी मिस हो गया। मैंने जाके उसको 11,000 रुपये खरीदा। जैसे ही मैंने उसको 11,000 रुपये या 11,500 रुपये खरीदा, अगले दिन ही बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एक ड्यूटी माफ कर दी ऑन मोबाइल मैन्युफैक्चरर, उसका शेयर गिर गया। क्यों? क्योंकि नाउ दी कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड। बट एनी हाउ ओवर पीरियड ऑफ लास्ट, अब 23 जुलाई को बजट आया था, तो सितंबर आ गया, वो दोबारा आई एम इन प्रॉफिट अगेन। बट इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास, उन्होंने पब्लिक में बोला था जब 7,000 7500 का शेयर चल रहा था। कब की बात है यार, 4 महीने पहले की बात होगी सर, 4 मंथ्स बैक, ठीक है। तो कई बार आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन या मार्केट इंफॉर्मेशन या योर गेस वर्क्स। अब मार्केट ही बढ़ते जा रही है तो डिक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं, जब मार्केट गिरेगी तब देखेंगे। न्यूज़पेपर टिप्स भी मिल जाते हैं आपको, तो इन सारी चीज़ों से आप एक अपना वीडियो कॉल इट, आप एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। दिस वाज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, कि जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, वो वैसे ट्रेडिशनल होगी, मॉडर्न अप्रोच तो बता दो। तो मॉडर्न अप्रोच हम आपको अगले सेशन में बताएंगे, कल बताएंगे। बट मोटा मोटा बॉटम लाइन है कि आप एक बार इसको ध्यान से शांति से पढ़ो, आपको समझ में आएगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि पोर्टफोलियो कुड बी इन मल्टीपल क्लास ऑफ एसेट्स। देखो आप बच्चे नहीं हो, यू विल बी अ बिग फंड मैनेजर, आप करोड़ों का फंड मैनेज करोगे। कहीं पे रियल एस्टेट ठीक मिल रहा है ले लो यार, गोल्ड मिल रहा है ले लो, कॉपर मिल रही है ले लो, कोई भी कमोडिटी आपको सही लग रही है तो। अगर आपका कॉल, उसकी डिमांड, सप्लाई, उसकी प्रोडक्शन, उस पर आपका कुछ पकड़ है तो। चलिए guys, we'll see you very very soon. Thank you so much. Take care and keep studying hard. Take good care of your health and don't trouble your mother. चलिए bye.